हेलो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे एल्कीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। जब भी कोई एल्कीन ओजोन गैस से रिएक्शन करता है तो सबसे पहले एक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जिसे बोला जाता है ओजोनोइड। और उस ओजोनोइड को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के थ्रू या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के थ्रू हम सक्सेसिवली कार्बोनिल कंपाउंड्स में या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आइए हम सीखते हैं ओजोनोलाइसिस के अंदर। तो सबसे पहले एल्कीन ओजोन से रिएक्शन करके बनाएगा एक साइक्लिक कंपाउंड। अभी हम देखेंगे किस तरह से बनता है। इस साइक्लिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी कर सकते हैं, जिसे RO से डिनोट किया हुआ है, या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस यूज कर सकते हैं, जिसको मैंने OO से डिनोट किया हुआ है। जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो इससे कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए आपने ओजोनोइड बनाया ये, तो एक ब्रेकेज यहां से करनी है और एक ब्रेकेज यहां से करनी है, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन, और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, दैट इज एल्डिहाइड। अगर मैं इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करता हूं H2O के साथ में, तो कीटोन आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन कीटोन में कन्वर्ट रहेगा। लेकिन जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है उसमें H का प्लेस कौन ले लेगा? OH ले लेगा, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि जब ये कंपाउंड टूटेगा तो अगर किसी केमिकल ने इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, तो आपको पता है ऑक्सीजन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर किसी केमिकल ने इसको ट्रैप कर लिया तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन फ्री स्टेट में आ गया तो वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आगे फर्दर आप जानते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह के ओजोनोलाइसिस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। पहले हम देखते हैं कि ओजोनोइड बनता कैसे, फिर हम बात करेंगे रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की। तो आइए सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। ये एल्कीन है, आप लोग जानते हैं एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। उसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ओजोन का बॉन्डिंग आपको याद ही है, ओजोन में O ट्रिपल बॉन्ड O को मैंने ब्रेक कर दिया, O नेगेटिव में और एक O पॉजिटिव में। इस कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर हो गई, यानी कि ये कार्बन हो गया नेगेटिवली चार्ज, तो ऑटोमेटिकली ये कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की कार्बन के साथ में तो O नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। और जहां तक इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन का सवाल है, जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आएंगे, जिससे क्या होगा? ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ये इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होने वाला है जो इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो पहले ओजोनोइड से पहले एक और कंपाउंड हमारे सामने बनता है, साइक्लिक कंपाउंड, जिसका नाम होता है मोल ओजोनोइड, जिसे बोला जाता है मोल ओजोनोइड। मोल ओजोनोइड में अभी भी कार्बन सिंगल और कार्बन प्रेजेंट है और तीनों ऑक्सीजन एक ही तरफ लगे होते हैं। अगर मैं पेरोक्सो लिंकेज की बात करूं, आपको अच्छे से पता है कि पेरोक्सो लिंकेज का जो बॉन्ड होता है O सिंगल बॉन्ड हो, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। इसलिए ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इससे ये होगा कि ये वाला कार्बन तो हो जाएगा आपका, ये वाला C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन में आ जाएगा और ये O नेगेटिव की फॉर्मेशन में आ जाएगा। जब भी C पॉजिटिव और O नेगेटिव होता है, आपको पता ही है C पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक स्टेबल C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से मोल ओजोनोइड के ब्रेक होने से हमारे पास दो स्पीशीज आती, एक तो कार्बोनिल वाली स्पीशीज और एक इस तरह की स्पीशीज हमारे सामने आती। हम लोग सब जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली शो करते हैं। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन जैसे ही अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके आता है और जैसे ही कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस कार्बन के साथ तो कौन बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन, और इस O के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? कार्बन। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ में, तो इस कार्बन के साथ में किसने बॉन्ड बना रखा है? इसको नंबर डाल देते हैं 1, इसको 2 और इस कार्बन को डाल देते हैं 3। तो इस कार्बन के साथ तो O1 बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ O1 बॉन्ड बनाएगा।
1 के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ C1 बॉन्ड बनाएगा, 1 के साथ जुड़ा हुआ है 2 के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 3, इस C+ के साथ में कौन बॉन्ड बनाएगा, वो नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आपके पास साइक्लिक ओजोनोइड की फॉर्मेशन हो जाती है। साइक्लिक ओजोनोइड एक रिंग कंपाउंड है जिसमें एक O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है। इसको ब्रेक करना आप जानते ही आसान है। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, आइए हम देखते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ऊपर ही देख लेते हैं, H2O इस ऑक्सीजन को लेके बनाएगा H2O2 और H2O2 जिंक से रिएक्शन करके बना देगा जिंक ऑक्साइड। यानी कि आपका H2O2 डिकम्पोज हो गया। अब कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर पाएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप में कीटोन और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जहां तक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का सवाल है, आप देख पा रहे हैं वाटर, तो वाटर के कारण H2O2 तो बना लेगा, लेकिन अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंज्यूम करने के लिए मेरे पास जिंक प्रेजेंट नहीं है। यानी कि ये फर्दर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इस एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि किस तरह से एल्कीन मोल ओजोनोइड में कन्वर्ट होगा, और मोल ओजोनोइड नंबरिंग के थ्रू हमने देखा किस तरह से ओजोनोइड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में ओजोनोइड ब्रेक होगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड में, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये तो बात हुई इसकी मैकेनिज्म की। अगर हम इस रिएक्शन में डायरेक्ट ही कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो क्या बनेगा, इसको निकालना चाहे तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जिस ट्रिक के थ्रू हम आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। आइए अब हम बात करते हैं उन ट्रिक्स के बारे में जिनके थ्रू हमें डायरेक्ट पता लगेगा कि ओजोनोलाइसिस से कौन से कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो अगर मेरे पास सबसे सिंपल एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इनको 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, बीच में से कट कर दिया, और दोनों डबल बॉन्डेड पोर्शन के साथ में ऑक्सीजन एटम को जोड़ दिया। इससे मुझे पता लग गया कि इस इथाइलिन की रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है CH2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के रीजन का जहां तक सवाल है, इसमें हम H2O जिंक मैं यहाँ लिख देता हूं, इसके साथ साथ जिंक एसिटिक एसिड, निकल H2, डाइमिथाइल सल्फाइड और PPS3 का यूज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के केस में किया जा सकता है। जिंक वाटर, जिंक एसिटिक एसिड, निकल H2, डाइमिथाइल सल्फाइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का यूज हम ऐसे एजेंट के रूप में कर सकते हैं जो ऑक्सीजन को कंबाइन करके इसको फ्री ऑक्सीजन की फॉर्म में रहने नहीं देंगे और बन जाएंगे हमारे एल्डिहाइड्स। अगर मैं इस कंपाउंड का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करता हूं, आप जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन से क्या बनते हैं, फॉर्मिक एसिड बनते हैं, और फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, CO2 और वाटर की। तो यहाँ CO2 वाटर बना, इसके थ्रू भी CO2 वाटर बना। तो अगर मैं इथाइलिन के ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन से फाइनली मुझे केवल CO2 और वाटर मिलने वाले हैं। जहां तक इस एल्कीन का सवाल है जिसका नाम है आइसोब्यूटिलीन, इसको जब मैं ब्रेक करता हूं तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया, इस बॉन्ड को ब्रेक करने से CH3CCH3, ये मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, इसको डबल बॉन्ड हो, एज यू कैन सी, एक तो बनेगा एसीटोन और दूसरा कंपाउंड बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। आप लोग जानते हैं कि एसीटोन का ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए यहाँ पर इसे नहीं करना। तो रिडक्टिव में भी एसीटोन बनेगा और ऑक्सीडेटिव में भी एसीटोन बनेगा, जबकि फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल वही केस है। फॉर्मल्डिहाइड का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है फॉर्मिक एसिड, जिसके फर्दर ऑक्सीडेशन से CO2 वाटर की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर बन जाएगा CO2 वाटर सेकेंड कंपाउंड के केस में। अब आप उसी ट्रिक के थ्रू इन कंपाउंड को तोड़ते जाइए रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में। तो एक बना मेरे पास एसिटाल्डिहाइड,
एक मेरे पास बन रहा है ग्लाइयोक्सेल और बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक बनेगा एसिटाल्डिहाइड तीसरे कंपाउंड में, CHO को क्या बोला जाता है, ग्लाइयोक्सेल, और एक बनता है फॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो एज यू कैन सी ये दोनों के दोनों बॉन्ड जो हैं ये CHO में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेरे पास बन जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइअल। हेक्सेन 1,6 डाइअल की फॉर्मेशन हो जाएगी। आइए इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो दो जगह से ब्रेकिंग होगी। जब ये ब्रेक होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये ब्रेक होगा तो एक बन जाएगा आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, ये टूट के फॉर्मल्डिहाइड बाहर निकल जाएगा। जहां तक इसका सवाल है, इसके साथ CHO और इस कंपाउंड के साथ में भी आपको क्या मिलने वाला है, CHO मिलने वाला है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ ये भी बन गया CHO और ये वाला भी बन गया CHO। तो एक कार्बन पर इधर भी CHO है और इस कार्बन के साथ भी क्या लगा हुआ है, CHO। अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 मैं कह सकता हूं 2 ऑक्सो हेक्सेन 1,6 डाइअल की फॉर्मेशन हो जाती है। 2 ऑक्सो हेक्सेन 1,6 डाइअल प्लस फॉर्मल्डिहाइड आपका बन जाता है। क्योंकि मैंने इसमें केवल रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही पूछा है तो बस आपने फॉर्मल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज नहीं करना। आइए वन बाय वन देखते हैं। इस कंपाउंड को भी ब्रेक कर सकते हैं, दोनों बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगी। इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक CHO यहाँ आ जाएगा, एक CHO ये आ गया, और जब आपने इसको ब्रेक किया तो O डबल बॉन्ड तो एक मॉलिक्यूल तो बन जाता है ग्लाइयोक्सेल और एक बन जाता है ब्यूटेन 1,4 डाइअल। ब्यूटेन 1,4 डाइअल। बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बहुत फेमस है। एज यू कैन सी ये पूरा पोर्शन जब टूटेगा तो बनेगा ग्लाइयोक्सेल। एक ये रहा ग्लाइयोक्सेल, एक ये रहा ग्लाइयोक्सेल, एक ये रहा ग्लाइयोक्सेल। तो 3 ग्लाइयोक्सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी जब हम बेंजीन का करेंगे। टोलुइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ग्लाइयोक्सेल। एक और दिखाई दे रहा है ग्लाइयोक्सेल, लेकिन इस ग्लाइयोक्सेल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसे बोला जाता है मिथाइल ग्लाइयोक्सेल। तो एक तो बनेगा मिथाइल ग्लाइयोक्सेल प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे ग्लाइयोक्सेल। ज़ाइलीन का अगर हम करते हैं, ज़ाइलीन में भी इस तरह की ब्रेकिंग करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये बन गया मिथाइल ग्लाइयोक्सेल, ये बन गया मिथाइल ग्लाइयोक्सेल और ये बन गया ग्लाइयोक्सेल। तो 2 मॉलिक्यूल तो बन जाएंगे मिथाइल ग्लाइयोक्सेल के और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ग्लाइयोक्सेल का, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ग्लाइयोक्सेल का। हालांकि अगर इसमें बॉन्ड की ओरिएंटेशन में चेंज कर दूंगा तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जहां तक इसका सवाल है ऑर्थोज़ाइलीन का, अच्छा ऑर्थोज़ाइलीन तो दे ही रखा था, इसको हम मेटाज़ाइलीन कर देते हैं। जब मेटाज़ाइलीन को ब्रेक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 2 तो बन जाएंगे मिथाइल ग्लाइयोक्सेल, एक बन जाएगा ग्लाइयोक्सेल। 2 बन जाएंगे मिथाइल ग्लाइयोक्सेल, एक बन जाएगा ग्लाइयोक्सेल। इस तरह से हम किसी भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के थ्रू और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।